स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार जन्माष्टमी अपने निवास पर दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई। राधा और कृष्ण का रूप धरे रायपुर के 3 दिव्यांग संस्थाओं के 25 बच्चों की अठखेलियों से मुख्यमंत्री निवास गुलजार रहा। मुख्यमंत्री साय ने इन बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने दिव्यांग बालक रुद्र की पूजा कर झूला भी झुलाया और उन्होंने प्रदेश वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसको लेकर बकायदा सीबीआई द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मामले को लेकर सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी थानों में दर्ज 70 केसों को सीबीआई को सौंपा गया है और इस मामले में अब कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी और विदेशों में जो लोग हैं उनको भी लाने की कोशिश की जाएगी। महादेव सट्टा ऐप स्कैम बीरनपुर और सीजीपीएससी स्कैम के बाद ये तीसरा मामला होगा जो साय सरकार सीबीआई को सौंपने जा रही है। ईडी के मुताबिक केस में प्रदेश के कई सीनियर नेता, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। मैं आपको ये विषय एक जरूर बताना चाहता हूं कि 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज। जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार सरकार जो है सख्त एक्शन लेती रही है और अब जो है गृह मंत्री विजय शर्मा का भी ये ऐलान किया गया है, बड़ा बयान किया है कि अब सीबीआई जो है इसकी जांच करेगी। जी, आपको बता दूं कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समय से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उससे खूब राजनीति जमकर हो रही है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर इल्जाम बराबर जो है विपक्ष लगा रही है कि महादेव सट्टा ऐप का संचालन को आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, या सीबीआई जांच की मांग बराबर लगातार करती आ रही थी। तो इसे लेकर अब इस पर विराम लग गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि महादेव सट्टा ऐप मामले को जो है सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए मानी जा रही है। और आपको बता दूं महादेव सट्टा ऐप के 3 मामलों में बड़े लोगों का हाथ है इसमें। जो कुछ लोग इसमें विदेशों में शरण लेके बैठे हुए हैं उन तक छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं पहुंच पा रही। इन सब चीजों को देखते हुए अब इस पर पूर्ण विराम लग गया। विपक्ष का जो आरोप था उस पर जो है बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब निश्चित रूप से सीबीआई अपने स्तर से अपने तरीके से इस पर कार्रवाई करेगी। और जो विदेशों में बैठे हैं, ये बयान विजय शर्मा ने साफ तौर पर दे दिया कि जो विदेशों में बैठे हुए हैं उनको भी अब जो है यहाँ पे लाया जा सकता है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है ऐप को लेकर, साथ ही साथ सीबीआई की ओर से क्या कुछ हिदायत और निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से जांच की बात कही गई? सीबीआई को ये मामला जो है कल हैंडओवर किया गया है। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, अभी सीबीआई का इस पर अब देखिए अब देखने वाली बात पर होगी सीबीआई की तरफ से इस पर क्या टिप्पणी की जाती है। अब मामला तो राज्य सरकार ने सीबीआई से पहले ही अनुरोध कर रखा था कि महादेव सट्टा ऐप है और कई मामले हैं, जैसे राइस घोटाले का मामला है, यहाँ को कोल घोटाले का मामला है। तो इन सब तमाम बातों का आपको एक ही महत्वपूर्ण बात बता दें, छत्तीसगढ़ के कुछ मामलों को लेकर सीबीआई सबसे ज्यादा जो है केसेस छत्तीसगढ़ से ही उनके पास है। ये बातें जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ के बहुत मामले सीबीआई के पास ही हैं।
तो अब देखने वाली बात ये होगी कि महादेव सट्टा ऐप का भी मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दी है राज्य सरकार ने। अब इस पर कितनी कार्रवाई हो सकती है और इसमें जो बड़ी मछलियां विदेशों में बैठ के सट्टा ऐप का संचालन कर रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। ये सीधा सीधा ऑनलाइन सट्टेबाजी जो होती है, इससे युवाओं का भविष्य खराब होता है। इससे जो है आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती है। पैसा सट्टा में लगाने के लिए वो चोरी डकैती करते हैं। इस तरह की वारदातों के इतने मामले सामने आए हुए हैं। पुलिस ने सब चीजों का खुलासा किया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही थी कि महादेव सट्टा ऐप से युवाओं को ऊपर ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में ये छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए मनोज, जिस तरीके से हम देखें कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं हमारे यहाँ से जो इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं वो माफिया, वो जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं, जिनके जो पद हैं वो हाई है समाज में, राज्य में, देश में, वो विदेश का जो है सहारा ले लेते हैं। उनको लाने के लिए किस तरह की नीति अपनाई जाएगी? जी, अब ये देखने वाली बात होगी। आपको कुछ साल पहले की बात बता दें, पूर्ववर्ती सरकार के समय में विदेश से जो महादेव सट्टा ऐप के संचालक है, उसका एक वीडियो जारी हुआ था। इसको लेकर काफी यहाँ पर राजनीति हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो भूपेश बघेल ने काफी कार्रवाई की थी। उस समय भी भूपेश बघेल सरकार ने काफी महादेव सट्टा ऐप पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन जो विदेशों में बैठे उन तक छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं पहुँच सकती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार ने ये महादेव सट्टा ऐप का मामला जो है अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। बिल्कुल मनोज, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पर लगातार सियासत देखी जा रही थी और अभी तक जो है कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया था, कहीं ना कहीं सीबीआई के हवाले अब सौंपा गया, तो शायद उम्मीद है कि कुछ जो है इसको लेकर सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राज्य सरकार नक्सलियों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी लाने जा रही है। सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को और बेहतर करना है, वहां सुविधाओं को जोड़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि और सुविधाएं देकर उनका जीवन व्यवस्थित करें। बस्तर की स्थिति ऐसी है कि सरेंडर करने वालों को 7 दिन के भीतर आप गन पकड़ाकर गनमैन बना सकते हैं। इसलिए जो अनावश्यक बंदूक लेकर निकले हैं उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना हमारा मकसद है। माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस योजना के आधार पर ये कहा कि पूरी कोशिश अब इस बात की पूरी ताकत के साथ की जाएगी कि 1 ग्राम भी कोई ड्रग भारत में प्रवेश ना करे। और इसी परिपाटी में छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा, हर तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर कोई यूज़र है तो वो विक्टिम उसको माना जाएगा और कोई ट्रेड कर रहा है उसका तो वो कल्प्रिट होगा। तो टॉप टू बॉटम, यानी अगर ट्रेड करने वाला कोई भी एक कड़ी मिलती है तो कहाँ से आया, कहाँ तक जाने वाला था, या कोई यूज़र मिल गया तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों ही अप्रोच करते हुए एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी। संदेश प्रावधान को भी छत्तीसगढ़ में तुरंत ही लागू करने की प्रक्रिया की जाएगी। अगर ऐसा कोई मिलता है व्यक्ति जिसने इस प्रकार से संपत्ति अर्जित की है तो उसकी संपत्ति को। और लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से देखें तो अब जो नक्सली है उनको लेकर लगातार देख रहे हैं हम, सरकार कुछ न कुछ योजनाएं लेके आ रही है, उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है और अब नई सरेंडर पॉलिसी की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, जो ही आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पे आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नक्सली या तो मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो जो है वो मारे जाएंगे। तो उनका सीधा सा मतलब ऐलान कहा जा सकता है कि नक्सलियों के लिए उनकी एक चेतावनी थी कि नक्सली अपनी हरकतें छोड़ दें, ये मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। उनके लिए सरकार जो है कटिबद्ध भी है कि हम उनको पूरा संरक्षण देंगे, हम उनको जीवन यापन करने की पूरी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस तरह
सरकार पूरी पहल भी करेगी। तो जी। इसी सब बातों को गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो है मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि नक्सली जो है अपनी हरकतें जो अपराधियों के लिए बंदूक उठाते हैं वो मुख्य धारा से जुड़कर सुरक्षा के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। ये तमाम बातें सामने निकलकर अब आ रही है। और जो बड़ी बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था उसके बाद उनका जो ये निर्देश जारी हुआ था कि नक्सलियों को किसी भी तरह से, और ये आपको एक बात और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन भी निश्चित कर दिया है कि नक्सलियों के लिए 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की बात उन्होंने छत्तीसगढ़ में मीडिया से कहा। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई। तो ऐसे में अब निश्चित रूप तो से क्या इस सरकारी नई सरेंडर पॉलिसी के तहत इस पर काबू पाया जा सकता है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं, एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि नक्सलियों पर लगाम लगाया जा सके, क्या संभावना जताई जा रही नई पॉलिसी को लेकर? बिल्कुल जूही, जिस तरह से सरकार, बीजेपी की सरकार, विष्णु देव साय की सरकार लगभग 7 महीने हो गए उनके कार्यकाल में, जिस तरह से नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है बराबर, और उनके आत्मसमर्पण की खबरें करीब 700 से लगभग जो है नक्सली आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार पहल कर रही है नक्सलियों के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है इसका असर देखने को आने वाले समय में मिलेगा। और साथ ही साथ गृह मंत्री की जो 7 राज्यों की बैठक नक्सलवाद को लेकर हुई थी, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे राज्यों के और वहाँ के डीजीपी थे, तो इससे जो है काफी कुछ नक्सलियों के लिए बड़ा संदेश गया है कि अगर हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग सिलेंडर करके मुख्य धारा से जुड़े। कहीं न कहीं नक्सलियों के लिए इसको चेतावनी भी माना जा सकता है कि बिल्कुल। अब पहले भी हमने देखा है कि जो नक्सली है उन्हें सुधारने के लिए सरकार काम करे, उनकी रहने सहने तमाम चीजें हैं जो सरकार की नजर में बनी हुई है और उनके लिए सुविधाएं भी सरकार लेकर आ रही। नई पॉलिसी में क्या खास होगा, उससे क्या अलग होगा? जो नई पॉलिसी के तहत अभी कार्य विष्णु देव साय सरकार की कर रही है, जिसको उसमें नक्सलियों के जीवन यापन के लिए काफी कुछ योजनाएं हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों की भविष्य की सुरक्षित करने की बात भी इन नए पॉलिसी में जो इनके सुधारा से जोड़ने के लिए इन सब चीजों को लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कहीं न कहीं नक्सलवाद के खात्मे के लिए ये बड़ा पहल है सरकार की तरफ से। बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं नवा रायपुर में नामकरण को लेकर गठित समिति पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा सरकार सरकारी योजनाओं को बंद करने, नाम बदलने में टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू किए जाने को लेकर बैज ने कहा कर्मचारी हित की बात करते रहे। अटल बिहारी की सरकार में ओल्ड पेंशन को बंद किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई। आज बढ़ते दबाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया गया और इसमें भी नाम बदल दिए। जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी, तब इन्होंने ओल्ड पेंशन को बंद किया और लगातार कर्मचारी पेंशन की मांग करते रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू किए, लेकिन तब भी सरकार केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं देंगी। लेकिन आज बढ़ते दबाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन योजना को ही उन्होंने लागू की, लेकिन उसको नाम बदलने का काम किया। तो इसमें कोई नया चीज है ही नहीं। देखिए, अगर अमित शाह जी को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते? इन्होंने तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कही और प्रधानमंत्री से लेके उनके निचले कार्यकर्ता तमाम नेताओं ने कही, और पिछले 15 साल की सरकार से लोग शराबबंदी की बात करते थे। अगर अमित शाह जी को उतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए, क्यों नहीं करें? क्योंकि शराब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अतिरिक्त कमीशन जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ अमित शाह जी का बयान छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाली बयान है और सरकार को प्रोत्साहन। और नवा रायपुर
के चौक चौराहों के नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से सिर्फ नाम बदलने और योजनाओं को बंद करने का काम राज्य की भाजपा सरकार कर रही है, सिर्फ टाइम पास कर रही है। वहीं पीसीसी चीफ के आरोपों पर गृह मंत्री ने पलटवार किया, कहा पिछली सरकार में जो नाम किए सो किए, अब आगे काम हमारा है। बीजेपी जो काम कर रही है वह कर रही है, उन्होंने क्या किया ये बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनने के बाद कुछ भी काम नहीं है। कांग्रेस सरकार योजनाओं को बंद करना, नाम को बदलना, सिर्फ इसी काम में ही टाइम पास कर रही है। मतलब सोच लीजिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में टाइम पास कर रही है। हमने तो नया रायपुर बनाया था, भाजपा ने नया रायपुर बनाया था। भाई, नामकरण भी करना बाकी है, वो भी करेंगे। उन्होंने क्या किया था ये बताएं। नवा रायपुर, नहीं, नवा रायपुर नया रायपुर, हम वो दोनों में आपत्ति नहीं है, वो दोनों ठीक है। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसका क्षेत्रफल चंडीगढ़ से बड़ा है पूरे भारत में, ऐसे प्लान्ड कोई सिटी इतनी बड़ी कोई नहीं है, सबसे बड़ी है जो भारत में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने बनाई। भैया, आपने क्या बनाया? और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से हम देखें, नाम बदलने का सिलसिला जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं, लगातार इस पर सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या लगता है, क्या माना जाए इसे? राजनीतिक विषय बन गया है ये जो नाम बदलने के मामले सामने निकल कर आते हैं। ये लगभग हर प्रदेशों में देखने को मिलते। जब सरकारें बदलती हैं तो सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। जो पूर्व की सरकार रहती है उनकी योजनाओं को बंद कर दिया। पूर्व की सरकार द्वारा किसी चौक चौराहे या किसी भी संस्थान का नाम भी रखती है तो उसको बदल देना, ये राजनीतिक विषय बन चुका है। इसमें जो है सिर्फ राजनीति होती है, ऐसा माना जा सकता है। इससे जनता को कोई लेना देना नहीं रहता। जिस तरह से बात करें रायपुर के राजधानी की बात करें, जो नवा रायपुर का विकास हुआ है, कि निश्चित रूप से ये सही बात है कि ये रमन सरकार के समय में नया रायपुर का विकास हुआ था। ऐसे में जो है पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ जो चौक चौराहों पर नाम जो है रखा था, लेकिन अब जो नाम बदलने की प्रथा चालू हो चुकी है, इसको देखते हुए जो वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार है वो कुछ चौक चौराहों का नाम बदलना चाह रही है। तो इसमें कहीं से भी सिर्फ ये एक राजनीतिक विषय बन चुका है। इससे भी किसी प्रकार का जनता को न कोई फायदा है न जनता का कोई नुकसान है। लेकिन तो सवाल ये है कि नाम बदलने से मिलता क्या है? चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, विकास के मुद्दे से हटकर केवल ये राजनीतिक रोटियां सेकने के काम जो है तमाम राजनीतिक दल यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैंने आपको बताया कि सिर्फ इससे राजनीतिक लोगों के, जब की पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता, कोई भूतपूर्व नेता रहा हो जो अब इस दुनिया में उनके नाम से जो है न चौक चौराहों का नाम रख दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान की बीजेपी सरकार हो। तो ये हर एक दूसरे पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें चलता है। नाम से जो है कुछ जनता को न मिलना है न जनता का उसमें कोई नुकसान है। सिर्फ ये रोटियां सेकी जाती है राजनीतिक स्तर पे कि उनके किसी जो चाहे आदिवासी बाहुल क्षेत्र को उनको दिखाने के लिए लोग करते हैं, ये पार्टियां करती हैं कि देखिए हम आदिवासियों के नाम से इस चौक का नाम कर दिए। तो उससे आदिवासी वोटरों को साधने का काम सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसलिए इन सब चीजों से जनता को कोई लेना देना नहीं रहता है। जी बिल्कुल मनोज, नाम बदलने के अलावा उस जगह का विकास करना, योजनाओं को बंद करने के अलावा योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जो है पार्टी या सरकार की बात करें, ध्यान क्यों नहीं देती? वही ये सब राजनीतिक विषय बन चुका है। जब जैसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार थी, उनके समय में एक गौठान योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें गायों को चारा देने की बातें कही गई थी। जो चुटुआ गायें होती हैं उनको पकड़कर वहाँ गौठानों में रखा जाता था, लेकिन कहीं न कहीं उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। वर्तमान सरकार द्वारा भी विपक्ष में जब बैठी थी तो उस समय इल्जाम लग रहे थे कि आवारा पशुओं को वहाँ पर चारा नहीं मिल रहा है, चारे से पैसे को सब खा डाल रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक विषय बन चुका है न। उससे जो है सरकार
बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित आईपीएस सदानंद कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी किया है। सदानंद को दिए गए आरोप पत्र में कहा गया है कि निलंबित आईपीएस सदानंद कुमार 8 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने जैतखाम तोड़फोड़ मामले में अखिल भारतीय सेवा यानी आचरण नियम का उल्लंघन किया। और आपको बता दें कि जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग 10 जून को कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठे हुए थे और हिंसक प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा के 3 दिन बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बलौदाबाजार के कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया था। वहीं राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में हर साल की तरह इस बार भी दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के संयोजक बसंत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरी तैयारी दही हांडी मैदान में कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी न्योता भेजा गया है। भगवान का कार्य है, इसमें कोई परिवर्तन वाला बात नहीं है। जो कार्यक्रम होता है वो छोटे से रूप में हर कोई व्यक्ति चाहता है छोटा सा एक प्रारंभ करें, उसको फिर धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेता है। तो आज आप स्वयं देख रहे हैं कि पहले छोटा सा इवेंट करते थे, छोटे कलाकारों को बुलाते थे, आज विश्वविख्यात जैसे व्यक्ति को बुला रहे हैं। ये परिवर्तन है और आप लोगों का सहयोग है, आप लोग प्रसाद। वहीं रायपुर में एक बदमाशों की गैंग ने महिला की साड़ी खींचकर उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बदमाशों ने महिला पर डंडे से भी अटैक किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। बताया जा रहा है कि बदमाश वारदात के वक्त नशे में था और वो गुढ़ियारी के गोगांव इलाके से सरेआम गुंडई करके डर फैला रहे थे। इस घटना के अलावा शहर में 3 और जगह मारपीट की वारदात हुई। गुढ़ियारी थाना इलाके के गोगांव में पहली वारदात हुई है। आरोपियों ने इलाके में अपनी दादागिरी झाड़ने के लिए मोहल्ले के 5-6 लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। वहीं रामनगर इलाके में एक पुराने विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो गई। युवक की हत्या सिर पर हमला से गमले से वार कर की गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी और मृतक रामनगर इलाके में मजदूरी का काम करते थे। यह घटना रामनगर चौकी क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का मृतक के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बीते 25 अगस्त की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर आरोपी ने सिर पर गमले से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस दौरान ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो पुरानी रंजिश को लेकर यह मारपीट और ऐसे में जो है एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर जो है गमले से वार किया है, जिससे ज्यादा खून बहा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी ने गमले से वार कर एक युवक की जान ले ली। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।